प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था ठोस अवस्था भी होती है और इस ठोस अवस्था का गुण ये होता है कि ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे आप कोयला देखते हैं, कोयले के एक टुकड़े को आप उठाते हैं तो उसके आकार व आयतन दोनों परफेक्ट होते हैं। आप उस पर किसी भी प्रकार का हल्का सा बल भी लगाते हैं तो कोई अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। ग्रेफाइट हुआ, हीरा, लोहा आदि ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें किसी भी प्रकार के आकार में परिवर्तन, अगर सामान्य अवस्था में हम बल लगाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी के साथ साथ इनके और भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे ठोस के पदार्थ असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़ित होने का मतलब क्या होता है कि ठोस के अणुओं का जो 2 सतहें होती हैं वो 2 सतहें आपस में बंध जाती हैं और उनके 2 सतहों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई घर्षण नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि इसका आकार में आयतन भी निश्चित होता है और ठोस के जितने सारे अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और बंधने के कारण इनमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती और ये स्वस्थान पर, यानी जिस उस पदार्थ में ये उपस्थित होते हैं वो अपने ही स्थान पर कंपन गति को पूरा करते हैं। दूसरी चीज, अवस्था पर, ठोस अवस्था में भी अवस्था परिवर्तन होता है और इस अवस्था परिवर्तन को हम इन्हें गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसी ठोस को गर्म करने पर वो सीधे गैस में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि वे पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसको ठोस कहते हैं। जिनमें संपीड़न होता है, जिनके अणु एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं और इसी प्रबल आकर्षण बल के बंधने के कारण ही इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरी चीज, ये एक दूसरे से बंधे होने के कारण ही ये किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं करते, ये केवल कंपन गति को पूरा करते हैं और इन्हें जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ही इनमें अवस्था परिवर्तन होता है। तो ये तो थे हमारे ठोस अवस्था। अब हम बात करते हैं ठोस पाए जाने वाले पदार्थों का वर्गीकरण। तो हम आगे पढ़ेंगे ठोस का वर्गीकरण। ठोस पदार्थ के वर्गीकरण की 2 आधार माने जाते हैं। पहला होता है कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी किसी भी पदार्थ के अंदर ठोस के अवयवी जो कण हैं वो किस तरह व्यवस्थित हैं। दूसरा चीज होता है अंतरा अवयवी या अंतराकणीय बल के आधार पे। अंतरा अवयवी बल के आधार का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी पदार्थ के अवयवी जो कण हैं वो किस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हैं। तो ये इन दोनों आधार पे हम किसी भी ठोस का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में जो पहला होता है कणों की व्यवस्था के आधार पे, तो कणों की व्यवस्था के आधार पे अगर हम इनको विभाजित करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इनका जो पहला प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, यानी एक कण दूसरे कण से समान दूरी पर विन्यासित होता है और एक निश्चित क्रम में सजा होता है। जितने सारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अणु एक दूसरे से समान दूरी पर, एक दूसरे से समान एंगल पर विद्यमान होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये दीर्घपराशी होते हैं। दीर्घपराशी का मतलब क्या होता है? एक लंबे विन्यास तक, यानी इनके पूरे अणुओं की जो संरचना होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो पूरा पदार्थ होता है वो पूरा पदार्थ एक प्रकार के अणुओं से, एक प्रकार के
अणुओं से मिलकर बना होता है और वो एक प्रकार का जो अणु होता है वो एक प्रकार से विन्यासित होता है, यानी पूरे पदार्थ में एक तरह से फैला होता है। तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में आपके सभी धातु और कुछ अधातु जैसे आयोडीन ये सभी हमारे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। जैसे आपने देखा होगा नमक के टुकड़े को, अगर किसी एक ने आपने नमक के रोड़ी वाले टुकड़े को देखा होगा तो उसमें छोटा टुकड़ा का जो शेप होता है और बड़े टुकड़े का जो शेप होता है वो एक ही जैसा होता है। यानी आप अगर नमक के छोटे टुकड़े को उठाओगे तो भी वो आपको क्यूबिक आकार का नजर आएगा, जब आप बड़े टुकड़े को उठाओगे तो वो भी आपको क्यूबिक के आकार का ही नजर आएगा। तो वो क्रिस्टलीय ठोस बनाता है। चीनी के रवे को देखे होंगे, चीनी का अगर छोटा रवा है तो उसका भी आकार बड़े रवे के चीनी के आकार के बराबर होता है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? आप कहोगे इस ठोस के अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, ये दीर्घपरासी होते हैं। और इसी क्रम में अगला हमारा होता है जिसको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? इस प्रकार के ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो पदार्थ के अंदर अनियमित रूप से विस्तृत होते हैं, यानी इनके पदार्थ के अंदर इनके अणुओं की व्यवस्था निश्चित नहीं होती। ये किसी भी असामान्य दूरी पर, किसी भी असामान्य कोण पर विद्यमान होते हैं। ये लघुपरासी होते हैं। अगर इनके अंदर कोई व्यवस्था भी पाई जाती है तो बहुत सीमित क्षेत्र तक ही होती है, और वो व्यवस्था जो सीमित क्षेत्र तक होती है इसी के कारण इनको लघुपरासी भी कहते हैं। तो आप कहोगे इस प्रकार के ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है और ये लघुपरासी होते हैं। इनका एग्जाम्पल है जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, फिर प्लास्टिक हो गए। तो ये सभी हमारे अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अगर हम क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखें तो इसके बहुत सारे ऐसे रीजन बनेंगे जो दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। जैसे अवयवी कण की व्यवस्था, पहला होता है अंतर अवयवी कण की व्यवस्था तो अवयवी कण की अगर व्यवस्था देखते हैं तो जो क्रिस्टलीय होता है उसमें नियमित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो अनियमित होता है। यानी आप क्रिस्टलीय में देखोगे तो क्रिस्टलीय में नियमित होगा और अक्रिस्टलीय में अनियमित हो जाएंगे। दूसरी चीज होती है इनकी आकृति। अगर हम आकृति की बात करते हैं तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी आकृति निश्चित और नियमित होती है और ये 3D में इनकी आकृति आपको प्राप्त होगी, जबकि हमारे अक्रिस्टलीय जो ठोस होंगे उनकी आकृति अनियमित होती है, यानी इनकी कोई फिक्स आकृति नहीं मिलेगी। जैसे आपको हम बताएं, अभी मैंने बात आपसे की थी कि क्रिस्टलीय ठोस को, जैसे नमक का मैंने उदाहरण दिया था कि नमक के रोड़े का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि नमक का जो रोड़ा होता है वो हमेशा क्यूबिक के रूप में पाया जाता है, जबकि आप कोयले को ले लो, कोयले का एक निश्चित आकार आपको नहीं मिलेगा, आपको एक कोयले का एक पीस आपको अनियमित आकार का मिलेगा। यानी जितने टुकड़े को उठाओगे उन सभी टुकड़ों की जो संरचना होगी वो क्या होगी? अलग अलग प्रकार की होगी। दूसरी चीज होती है अगली, जिसको हम कहते हैं गलनांक। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक उच्च होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। यानी आप ये जानो कि जितने सारे अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनके मात्रा पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है, जबकि जो हमारे क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं इनके अणुओं का जो गलनांक होता है वो इनके साइज पे डिपेंड नहीं करता, इनके साइज पर निर्भर नहीं करता। अगली चीज होती है कि इनके क्रिस्टल की दिशा के निर्भर। तो क्रिस्टल की दिशा के निर्भर में हम कहते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं। जो अक्रिस्टलीय विषमदैशिक का मतलब क्या होता है कि इन विषमदैशिक का मतलब ये होता है कि इनका जो भौतिक गुण हो
ये एक दिशा पे निर्भर नहीं करता। समदैशिक का मतलब होता है कि ये अलग अलग दिशाओं में इनका जो भौतिक गुण होता है वो सभी अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तीसरी चीज होती है, अगर हम क्रिस्टलीय चीज को किसी भी तेज हथियार से या किसी भी औजार से या आप क्या करोगे हथौड़ों से तोड़ोगे तो क्या होगा, ये सामान्य सतह पर टूटते हैं, यानी इनका जो जहां से ये ब्रेक करते हैं, जहां से ये टूटते हैं वो सतह चिकना प्राप्त होता है। जबकि अक्रिस्टलीय जो होते हैं इनके सतह पर जब आप तोड़ोगे तो इनके सतह अनियमित होंगे, खुरदुरे होंगे, यानी ये इस तरह के आपको मिलेंगे कि इनका जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसका सतह सपाट होगा, समतल होगा, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होंगे उनकी जो सतहें प्राप्त होंगी वो अनियमित रूप से या इरेगुलर फॉर्म में कह सकते हो रफ प्राप्त हो। ठोस अवस्था को दूसरे आधार जिसको हम कहते हैं अंतराकांडीय बल के आधार पर अगर विभाजित करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार में पहला होता है जिसको हम आणविक ठोस कहते हैं, दूसरा होता है जिसको हम सहसंयोजी ठोस कहते हैं, तीसरा होता है जिसको आयनिक ठोस कहते हैं और चौथा होता है जिसको हम धात्विक ठोस। तो पहला हुआ आणविक ठोस, दूसरा हुआ जिसको सहसंयोजी ठोस, तीसरा हुआ आयनिक ठोस और चौथा हुआ धात्विक ठोस। आणविक ठोस तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ, आणविक ठोस। आणविक ठोस की संरचना के आधार पे और उसके अवयवी कणों के आधार पे आणविक ठोस को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। जो हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इसके अवयवी कण द्विध्रुवीय आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं और इनके जो कण होते हैं वो द्विध्रुवीय कण होते हैं। जैसे इनके एक कण पर आंशिक रूप से धनावेश होता है, दूसरे कण पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है और ये आंशिक रूप से धनावेशित कण और आंशिक रूप से ऋणावेशित कण एक दूसरे के द्विध्रुव आकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में HCl, तो HCl पर आंशिक रूप से धनावेश होता है और Cl पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए HCl का कोई और मॉलिक्यूल्स हो तो इस पर आंशिक रूप से धनावेश होगा, इस पे आंशिक रूप से ऋणावेश होगा और ये धनावेश वाला, ये जो ऋणावेश वाला Cl अणु है तो अब क्या होगा, इसके एक ही अणु पर देखो धनावेश और एक ही अणु पर ऋणावेश दोनों विद्यमान है, तो ये किसी दूसरे अणु के संपर्क में आएगा तो इसके विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करके एक दूसरे से साथ बंधने के लिए सहायक हो जाते हैं। तो इस तरह के जो हमारे आणविक ठोस होते हैं उनको हम द्विध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। यानी ये ठोस ऐसे अणुओं में पाए जाते हैं जो अणु द्विध्रुवीय अणु हो, जिनमें द्विध्रुव का निर्माण हो, यानी एक धनावेशित पोल हो और एक ऋणावेशित पोल हो। एक धनावेशित पोल ऋणावेशित पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक दूसरे से बांधने की टेंडेंसी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के जितने सारे ठोस होते हैं हम उनको द्विध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल HCl हो गया, NH3 हो गया। तो इन सभी अणुओं में क्या होता है कि द्विध्रुवीय पोल का निर्माण होता है और एक दूसरे से जुड़ने में सहायक होते हैं। अगला हमारा होता है जिसको हम कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस के जो अणु होते हैं वे अणु एक दूसरे से दुर्बल वंडर वॉल बल के द्वारा बंधे होते हैं और ये मृदु होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। तो ये सभी अणु क्या करते हैं, एक दूसरे से आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं। सामान्य अवस्था में ये मुख्यतः गैस फॉर्म में या आप कह सकते हो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये एक दूसरे से जुड़कर ठोस का निर्माण करते हैं और इनके अणुओं के बीच में बहुत ही दुर्बल वॉन्डर बल पाया जाता है और इसी के कारण ये मृदु होते हैं। सामान्यतः इनका गलनांक व क्वथनांक जो होता है वो ध्रुवीय आणविक ठोस से कम होता है,
क्योंकि इनके अणुओं के बीच में मैंने अभी बताया आपको कि दुर्बल वॉन्डर बल लगा होता है और ये मृदु भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2, Cl2, Br2 और I2। तीसरे हमारे होते हैं जिसको हम हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। तो हाइड्रोजन आणविक ठोस के हमारे वे घटक अणु होते हैं जिनमें दो अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि H2O के जो भिन्न भिन्न अणु होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरे हमारे हो गए HF का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही जुड़ा होता है। तो इन सब अणु H2O जैसे हो गया या HF हो गया, तो इन सब के बीच में हाइड्रोजन बंध एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही इन अणुओं का निर्माण होता है। इसी के कारण हम इनको हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस कहते हैं। और इन अणुओं के बीच में सरलता के साथ ये संपीड़ित भी हो जाते हैं और इनका विरूपण भी आसानी के साथ हो जाता है। अगला जो ठोस का प्रकार है वो हमारा है सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का परमाणुविक जालक बनता है। इनका गलनांक भी उच्च होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और इसी के साथ अगला ठोस हमारा आयनिक ठोस होता है। इस ठोस के अवयवी कण आयनिक बंध से जुड़े होते हैं और इसके क्रिस्टलीय अवयव जो होते हैं वो आयन के रूप में होते हैं, जो एकांतर क्रम में किसी भी ठोस अणु के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ये अब तक के जितने सारे ठोस आपने पढ़ा उन ठोस में कठोर होते हैं और इनके गलनांक बहुत ही उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है और ये उच्च परावैद्युतांक वाले विलयन में विलय होते हैं। ये जैसे जितने सारे लवण होते हैं वो सभी आयनिक ठोस के कैटेगरी में आते हैं। हमारा अगला ठोस होता है जिसको हम धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस, इस ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सभी धातु, जितने सारे धातुएं होती हैं वो सभी धात्विक ठोस कहलाती हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक बंध का क्या होता है कि दो अणुओं के बीच में जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके कारण उस पदार्थ में, यानी आप कह सकते हो कि धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और इसी के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने सारे धात्विक ठोस होते हैं उनमें उनकी एक चमक होती है और वो अघातवर्धनीय होते हैं। अघातवर्धनीय का मतलब अगर हम किसी भी पदार्थ से इनको पीटते हैं तो ये टूटते नहीं हैं, इनमें एक विशेष प्रकार का प्रसार होता है। और इसके एग्जाम्पल में जितनी सारी धातुएं हैं वे सभी आती हैं कि वे सभी धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं। तो अभी तक जितने सारे आपने ठोस के बारे में पढ़ा, ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ा, अगर हम इनके गलनांक की तुलना करें सबके, देखिए कुछ पढ़ने के बाद आप लोगों को एक विशेष चीज करनी चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा उसका सूक्ष्म अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए। तो आप लोगों के साथ हम भी चल रहे हैं, सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। उस अवलोकन में क्या है, जैसे आपने जितने सारे ठोस के बारे में पढ़ा, चाहे वो आणविक ठोस हो, चाहे वो सहसंयोजी ठोस हो, आयनिक ठोस हो या धात्विक ठोस हो, तो इन सबके अगर हम इन सबका एक निश्चित ग्राफ, एक निश्चित विशेष प्रकार के सबको एक साथ लेके स्टडी करते हैं तो हमको ये मिलता है कि जो आणविक ठोस हमारे होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं। जो सहसंयोजी ठोस होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं ये आयन होते हैं। और जो धात्विक ठोस होते हैं इनका जो अवयवी कण होता है वो धात्विक परमाणु होते हैं या धातु परमाणु होते हैं। अगली चीज इसी में अध्ययन करते हैं कि ये तो हो गए अवयवी कण हो गए। अब वो बल के बारे में हम लोग पढ़ लें कि कौन कौन से जो सहसंयोजी ठोस के बीच में पाए जाने वाले
जो हमारे आणविक ठोस होते हैं उनके बीच में द्विध्रुव बल हो सकता है, वंडर वॉल बल हो सकता है, हाइड्रोजन बल हो सकता है। जो सहसंयोजी बंध होते हैं, जो सहसंयोजी ठोस होते हैं, इनके बीच में पाए जाने वाला सहसंयोजी बंध होता है। इनको बांधने वाला बल सहसंयोजी बल होता है। जो आयनिक ठोस होते हैं इनको बांधने वाला आयनिक बल होता है या उच्च वैद्युत आकर्षण होता है। जो हमारे धात्विक ठोस होते हैं इनको बांधने वाला धात्विक बंध होता है। तो इस प्रकार अगले क्लास में हम आपको क्रिस्टलीय ठोस की संरचना और क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे।